एपिसोड 181 टू 190। अध्याय 181, अध्याय 177। स्काई साउंड स्टूडियो। सोफी पाकर को वास्तविकता का तुरंत ही सामना करना पड़ा। जब उसने पिछले वर्ष अमेलिया विलो के प्रदर्शन का वीडियो देखा तो उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें तश्तरी की तरह बड़ी हो गई थीं। एक कला छात्रा के रूप में सोफी को हमेशा अपने पेशेवर कौशल और नृत्य पर भरोसा था, लेकिन जब वीडियो में नृत्य के चरण एक एक करके सामने आए तो वह पूरी तरह से दंग रह गई। ये नृत्य मुद्राएं उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। प्रत्येक चाल सरल लगती थी, बस हाथ को ऊपर उठाना, एक मोड़, एक पीछे की ओर झुकना, लेकिन वे सभी नवीन और अद्वितीय थे, रचनात्मकता से भरे हुए थे जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सोफी की घबराहट भरी अभिव्यक्ति को देखकर एडम विलो को डर था कि कहीं वह किसी अजीब स्थिति में न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि एमिली पाकर ने ऑनलाइन नृत्य वीडियो ढूंढने में मदद की थी। एमिली को वीडियो मिल गया। वह झूठ बोल रही है, ये नृत्य किसी ऑनलाइन स्रोत से नहीं है। ये सुनकर सोफी के हृदय में ईर्ष्या की आग तुरंत भड़क उठी और उसके शब्दों में कड़वाहट का स्पर्श भी आ गया। बिल्कुल नहीं, लेकिन सच तो यह है कि देश में कोई भी यह नृत्य नहीं कर रहा था। जब मैंने उस समय ये नृत्य प्रस्तुत किया तो पूरे परिसर में हलचल मच गई। अमेलिया के होंठ गर्व के भाव से थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। वह पिछले वर्ष के प्रतिभा शो में अपने आश्चर्यजनक प्रदर्शन को नहीं भूली थी। चार्ल्स पॉन्ड ने एक बार उससे गहरे स्नेह के साथ कहा था कि उस नृत्य के कारण ही वह पहली नज़र में ही मंच पर चमकती हुई अमेलिया पर मोहित हो गया था। वह बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये साफ तौर पर स्काई साउंड स्टूडियो का डांस लग रहा है। वीडियो को कई बार देखने के बाद सोफी का स्वर निश्चितता से भरा हुआ था। स्काई साउंड स्टूडियो। एडम आश्चर्यचकित हो गया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से इस स्टूडियो के बारे में कभी नहीं सुना था। भाई, क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना? अमेलिया ने आश्चर्य से अपने भाई की ओर देखा, फिर उत्सुकता से बताया। स्काई साउंड स्टूडियो बेहद लोकप्रिय है। ये स्टूडियो गायन और नृत्य को बखूबी समाहित करता है और जनता के सामने आभासी मूर्ति की छवि प्रस्तुत करता है। इसके मूल गीत और नृत्य एक बार रिलीज होने के बाद इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाते हैं और युवाओं के बीच लोकप्रिय धुन बन जाते हैं। हमारे स्कूल में ज़्यादातर छात्र स्काई साउंड स्टूडियो के कामों को बहुत पसंद करते हैं। मैं खुद भी इसका एक वफादार प्रशंसक हूँ। एमिली, तुम्हें खुश करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए स्काई साउंड स्टूडियो का डांस खरीदा है। सोफी के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। आगे बोलने से पहले उसने अपनी नाक से हल्के से गुनगुनाया। मैंने वहाँ कई ऐसे मूव्स देखे हैं जो कुछ हद तक स्काई साउंड स्टूडियो द्वारा जारी किए गए वीडियो के समान हैं। भाई एडम के लिए उसने बहुत पैसा खर्च किया होगा। सोफी की बात सुनकर एडम और अमेलिया दोनों दंग रह गए, विशेषकर एडम। वह अच्छी तरह जानता था कि एमिली एक महीने में कितना कमाती है। उसने सच में उसकी पीठ पीछे इतना महंगा डांस खरीदा है। वह वाकई बेवकूफ़ है। एडम की आंखें धुंधली पड़ गईं। एडम के हाव भाव देखकर सोफी को ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली उसके दिल पर पंजे मार रही हो, ईर्ष्या की ज्वाला उसके सीने में दहाड़ रही हो। लेकिन स्काई साउंड स्टूडियो के नृत्य महंगे हैं, है ना? क्या एमिली इन्हें खरीद सकती है? अमेलिया के चेहरे पर थोड़ा सा संदेह दिखाई दिया। उसने सुना था कि स्काई साउंड हर साल केवल कुछ ही गाने और नृत्य जारी करता है और मनोरंजन उद्योग के कई बड़े सितारे उन्हें बुक भी नहीं कर पाते। एमिली, एक गरीब नर्स, ये सब कैसे वहन कर सकती थी? ये बहुत ही अविश्वसनीय था। एमिली के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके पास एक पुराना जर्जर अपार्टमेंट है जो उसकी माँ ने छोड़ा था। सोफी बिना किसी हिचकिचाहट के बोली। उसका स्वर निश्चितता से भरा था, मानो उसने एमिली को पैसा इकट्ठा करने के लिए घर बेचते हुए अपनी आंखों से देखा हो। उसने संभवतः नृत्य खरीदने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करने हेतु उस पुरानी जर्जर जगह को बेच दिया। उसे वह पुरानी जर्जर जगह याद आ गई जो संभवतः किसी पुराने समुदाय में थी, केवल कुछ दर्जन वर्ग मीटर की, बहुत तंग जगह। श्रीमती पाकर हमेशा से अंधविश्वासी रही थी। उन्हें यह पसंद नहीं था क्योंकि मृतक ने इसे छोड़ दिया था और उनका कहना था कि इसमें फेंगशुई दोष है। एमिली की मां के निधन के बाद से इसे लावारिस छोड़ दिया गया था। सोफी के लिए वह घर एक बोझ था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एमिली उससे इतना अद्भुत नृत्य खरीद लेगी जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। ये सुनकर कि पैसा खर्च करके नृत्य खरीदा जा सकता है, अमेलिया की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने जल्दी से सोफी का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी और वह धीरे से बोली, भाभी, क्या आप मेरे लिए स्काई साउंड स्टूडियो से नवीनतम डांस खरीद सकती हैं? देखो, तुम मेरी इतनी परवाह करते हो तो निश्चित रूप से तुम नहीं चाहोगे कि मैं इस साल के टैलेंट शो में खुद को शर्मिंदा करूं, है ना? वह कोमल और मधुर भाभी मानो शहद में भीगी हुई थी, जिसने सीधे सोफी के दिल को गर्म कर दिया। अमेलिया की चापलूसी से सोफी का दिल खुशी से खिल उठा। उसका पूरा व्यवहार थोड़ा उत्साहित हो गया। उसने सोचा, चूंकि एमिली केवल एक पुराने जर्जर अपार्टमेंट से नृत्य खरीद सकती है और वह एमिली की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक संपन्न है, इसलिए वह भी निश्चित रूप से इसे खरीद सकती है। इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे खड़ी हो गई और तुरंत सहमत हो गई। कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। देर रात पाकर परिवार के विला में एमिली पाकर ने अभी अभी स्नान किया था और बाहर आई थी। उसके गीले बाल उठती भाप के बीच उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। लेकिन जब उसने मारिया कार्टर को देखा तो वह हंसी रोक नहीं पाई। मारिया बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी। वह अपने बालों को पकड़ रही थी, मुंह में बॉल पॉइंट पेन था। उसने अपना सिर किसी चिड़िया के घोंसले में बदल लिया था जो काफी हास्यास्पद लग रहा था। मारिया, तुम घंटों से सोच रही हो। एमिली ने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली। सचमुच देर हो रही थी और वह जम्हाई लेने से खुद को नहीं रोक सकी। गीत और संगीत बनाना आसान नहीं है, आपको प्रेरणा की जरूरत होती है। क्यों न इसे यूं ही छोड़ दिया जाए? अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। बोलते हुए वह मारिया के पास गई और उसके कंधे पर हल्के से थपथपाकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की। यदि अमेलिया विलो मौलिक नृत्य रच सकती है तो मैं भी रच सकती हूँ। मारिया का सुंदर सा चेहरा हट से भरा हुआ था। उसकी आवाज में अडिग भावना झलक रही थी।
उसके दिल में अगर अमीलिया कुछ हासिल कर सकती है तो वह कभी हार नहीं मानेगी। वह वहां घंटों बैठी रही तथा संगीत और गीत का एक शानदार टुकड़ा लिखने के लिए दृढ़ थी। मारिया, अब सोने का समय हो गया है। जैसे ही मारिया संगीत और गीत बनाने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, उसके भाई की परिचित आवाज बंद बेडरूम के दरवाजे से आए। आवाज सुनकर मारिया पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे पर उलझन का भाव आ गया। वह पूरी तरह से हतप्रभ हो गई। उसने सहज ही कलम घुमाना बंद कर दिया और मन ही मन सोचने लगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्कूल का छात्रावास तो नहीं है। क्या हमें वाकई एक निश्चित समय पर लाइट बंद करनी होती है? भाई, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। मारिया बिस्तर से उछल पड़ी। मुझे जो प्रेरणा अंततः मिली उसमें तुमने बाधा डाली। मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें मुझे एक गाना देना होगा, वरना मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। मारिया ने दरवाजा खोला, अपनी बाहें मोड़ ली। उसकी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, जिससे दृढ़ रूप दिखाई दे रहा था। बोलते हुए उसने बिस्तर पर बैठी अपनी नंद पर एक नज़र डाली, जो पहले से ही थकान के कारण जम्हाई ले रही थी। उसकी भाभी के चेहरे पर थकान के भाव थे, लेकिन उसकी कोमल आंखों में लाचारी का भाव भी था, जो भाई बहनों के बीच होने वाले छोटे मोटे झगड़ों की आदि लग रही थी। दरवाजे के बाहर कालोस का सुंदर चेहरा तुरंत ही बर्तन के तले की तरह काला हो गया। वह गहरी भौहें चढ़ाए, उसकी आंखें अफसोस से भरी थीं। यदि उसे पता होता कि मारिया इतनी परेशानी खड़ी करेगी तो उसे झुकना नहीं चाहिए था और उसे वहीं रहने देना नहीं चाहिए था। उसने मन ही मन सोचा, उसके यहाँ रहते हुए उसकी पत्नी और बच्चे कैसे चैन की नींद सो पाएंगे। वह एक क्षण के लिए सोचने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक गाना खरीदूंगा। अध्याय 182, अध्याय 178, देर रात की बातचीत। जैसे ही कालोस ने यह बात कही, मारिया, जो अभी गुस्से में थी, का रवैया 180 डिग्री बदल गया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसके मुंह के कोनों पर विजयी मुस्कान उभर आए। एक फुर्तीले कुआ की तरह वह अपने भाई की बांह से चिपकी हुई थी। उसकी हरकत इतनी चतुराईपूर्ण थी कि वह मनोरंजक थी। भाभी, मेरा भाई मान गया, आपको मेरी गवाह बनना होगा। मारिया ने कालोस का हाथ हिलाया और उनके पास बैठी एमिली पाकर की ओर देखा। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। भाई, मुझे स्काई साउंड स्टूडियो से एक गाना चाहिए। उसकी आवाज़ में स्पष्ट भाव था तथा उसमें थोड़ी सी चुलबुलाहट भी थी। एमिली पाकर, जो पहले से ही नींद से भरी हुई थी, जम्हाई ले रही थी और मारिया के शब्द सुनकर उसका मुंह थोड़ा चौड़ा हो गया। उसकी आंखों में घबराहट की झलक थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विषय अचानक स्काई साउंड स्टूडियो की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। सौभाग्य से इस समय कालोस और मारिया का ध्यान पूरी तरह से स्काई साउंड स्टूडियो पर था और किसी ने एमिली की असामान्य प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। स्काई साउंड स्टूडियो। कालोस ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और अपनी बहन की ओर जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। उसने मन ही मन सोचा, उसे संदेह था कि यही असली कारण था कि उसकी बहन विला में रुकी हुई थी। भाई, मुझे याद है तुम्हारे स्टडी रूम में भी स्काई साउंड स्टूडियो के बहुत सारे गाने हैं। मुझे भी स्काई साउंड स्टूडियो बहुत पसंद है। मारिया ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखें झपकाईं। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। तुम मेरे लिए एक गाना क्यों नहीं खरीदते? मुझे पता चला है कि इसकी कीमत सिर्फ 5 मिलियन है। उसके दिल में यह बात थी कि जब तक उसका भाई जिम्मेदारी संभालेगा तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। स्काई साउंड स्टूडियो के एक गाने का मालिक बनने के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं, मानो वह खुद को मंच पर देख रही हो, आत्मविश्वास के साथ स्काई साउंड स्टूडियो का गाना गा रही हो। तुम्हारा सारा छोटा सा दिमाग तुम्हारे भाई पर ही केंद्रित है। कालोस ने अपनी बहन के माथे पर थपथपाया। उसकी नज़र कठोर थी, लेकिन उसका स्वर अनुग्रह से भरा था। लेकिन स्काई साउंड स्टूडियो का गाना पाने के लिए सिर्फ पैसा होना काफ़ी नहीं हो सकता। उनके काम की हमेशा मांग रहती है और उन्हें बुक करने वालों की कतार अंतहीन होती है। मैं अभी आपसे वादा करता हूं और अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कालोस ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही अपनी बहन की इच्छा पूरी करने की योजना बनाने लगा था। रात हो गई और पूरा विला सन्नाटे में डूब गया। अध्ययन के दौरान कालोस बिस्तर पर लेटे हुए करवटें बदल रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह एमिली पाकर को अपने पास रखने का आदी था। उसकी स्थिर सांसें एक कोमल लोरी की तरह थीं जो उसे शांति से सोने की अनुमति देती थीं। इस समय अध्ययन कक्ष में अकेले सोना विशेष रूप से विशाल और अपरिचित सा लग रहा था। जैसे ही वह करवटें बदलता रहा, अचानक उसे बाहर से धीमी पदचापें सुनाई दी, जो बिल्ली की पदचाप से भी हल्की थीं, मानो किसी चीज को हिलाने से डर रही हों। वह थोड़ा सा उठकर बैठ गया और अध्ययन कक्ष के थोड़े से खुले दरवाजे से एमिली पाकर को चुपचाप कमरे से बाहर आते देखा। उसने ढीला पजामा पहना हुआ था और उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। चांदनी में उसकी आकृति उभरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह अकेला व्यक्ति नहीं था जो सो नहीं पा रहा था। कालोस ने उसे परेशान नहीं किया और संदेश भेजने के लिए अपना फोन उठाया। एमिली अपना लैपटॉप खोलने ही वाली थी कि आखिरी क्षण में वह एक गीत लिखने के बारे में सोचने लगी। आखिरकार स्काई साउंड स्टूडियो के गानों के लिए मारिया की लालसा और दृढ़ता को देखते हुए वह उसे निराश नहीं करना चाहती थी। फोन की स्क्रीन अचानक चमक उठी, शांत रात में असाधारण रूप से स्पष्ट। उसने अपना फोन उठाया और ओल्ड मास्टर का संदेश देखा। समय, बुरा हो रहा हूँ, आधी रात को नींद नहीं आती। ये संदेश देखकर एमिली की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह चिंता से भर गई। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर उत्तर लिखने लगीं। नीला आकाश, दादाजी, मैं कल आपके लिए कुछ शांतिदायक दवा लाऊंगा। जल्द ही उसे अपने दादाजी से जवाब मिला। टाइम, कोई ज़रूरत नहीं, मैं कुछ स्काई साउंड ट्रैक सुनते हुए सो जाता हूँ। स्काई साउंड देखकर एमिली थोड़ा रुकी। जवाब देने से पहले उसकी उंगलियां कुछ क्षण के लिए रुक गईं। ब्लू स्काई, दादाजी, आपको स्काई साउंड स्टूडियो का काम भी पसंद है? एमिली ने सोचा। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मारिया की तरह उसके दादाजी भी स्काई साउंड स्टूडियो के शौकीन थे। कुछ ही देर बाद फ़ोन की स्क्रीन फिर से चमक उठी। टाइम, विदेश में बिताए उन सालों में मुझे ठीक से नींद नहीं आई। बाद में मुझे स्काई साउंड स्टूडियो के गाने नींद के लिए मददगार लगे, इसलिए मैंने सुनना शुरू कर दिया।
जब दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तो कार्लोस को अनजाने में पता चला कि एमिली स्काई साउंड स्टूडियो के कामों से काफ़ी परिचित थी, लगभग सभी कामों को वह कंठस्थ जानती थी। इससे वह उत्सुक हो गया। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे और कार्लोस फोन स्क्रीन को देखता रहा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उनकी बातचीत आधी रात तक चलती रही और इस तरह आधा घंटा बीत गया। कार्लोस का फोन शांत रहा और एमिली की ओर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उसके अंदर बेचैनी की भावना पैदा हुई और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अचानक उसे याद आया कि पिछली बार एमिली को निम्न रक्त शर्करा के कारण चक्कर आ गया था। क्या इस महिला का रक्त शर्करा स्तर फिर से कम हो सकता है? वह मन ही मन बुदबुदाया। चिंता उसके विचारों को खा रही थी। वह अब और नहीं लेटा रह सका। जल्दी से उठा और अपना कोट पहने बिना ही जल्दी से नीचे की ओर भागा। जैसे ही वह सीढ़ियों के कोने पर पहुंचा, उसने रसोईघर से आती हुई गर्म रोशनी देखी जो रात के सन्नाटे में असाधारण रूप से आकर्षक लग रही थी। वह धीरे धीरे रसोईघर की ओर चला तो उसने एक आकृति को पुराने लैपटॉप पर झुके हुए देखा। वह चुपचाप एमिली के पीछे से उसके पास गया। उसकी शांत मुद्रा को देखते हुए उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई। वह थोड़ा नीचे झुका, एमिली की कमर और पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे आसानी से ऊपर उठा लिया। एमिली उसकी बाहों में थोड़ा हिली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नींद में भी उसकी परिचित उपस्थिति का एहसास हो रहा हो और वह आज्ञाकारी भाव से उसके कंधे से टिकी हुई थी। उसी समय कार्लोस की नज़र अनजाने में लैपटॉप पर पड़ गई। उसके भीतर जिज्ञासा जाग उठी, एमिली इस समय जागकर क्या कर रही होगी। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसकी नज़र चमकती स्क्रीन पर टिक गई। वह देखना चाहता था कि एमिली किस काम में व्यस्त है। अध्याय 183। अध्याय 179। एमिली पार्कर का छोटा सा रहस्य। जैसे ही कार्लोस स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने वाला था कि उस पर क्या लिखा है, तो पुराने लैपटॉप की रोशनी अचानक धीमी हो गई, मानो उसने ऐसा जानबूझकर किया हो। ताला लगा हुआ। उस काली स्क्रीन ने महिला का छोटा सा रहस्य छुपा लिया था। कार्लोस ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने अपने दिल में तीव्र जिज्ञासा को तुरंत दबा दिया। एमिली पार्कर, जो उसकी बाहों में थी, असहजता से सो रही थी और बेचैनी से हिल रही थी। उसने एमिली को एक हाथ से स्थिर रखा, उसका सिर अपने कंधे पर टिका दिया, जबकि दूसरे हाथ से उसने लैपटॉप उठा लिया। अपनी बहन को जगाने के डर से वह एमिली को वापस अध्ययन कक्ष में ले गया। अध्ययन कक्ष में एक बिस्तर भी था और उसने एमिली को धीरे से उस पर उसे लिटा दिया और लैपटॉप को बिस्तर के बगल वाली मेज पर रख दिया। एमिली के शांत सोते हुए चेहरे को देखकर और उसकी धीमी सांसों को सुनकर धीरे धीरे कार्लोस को भी नींद आ गई। जैसे ही भोर होने लगी और सूरज की पहली किरणें पर्दों को चीरती हुई आई, मारिया कार्टर धीरे धीरे जाग उठी। उसने अपनी नींद भरी आंखें मलीं तो पाया कि उसकी भाभी का बिस्तर खाली था। इससे वह पूरी तरह जाग गई और हैरान हो गई कि उसकी भाभी इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गईं। मारिया नंगे पैर कमरे से बाहर निकली और अध्ययन कक्ष के दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही वह पास पहुंची, उसे अंदर से धीमी आवाजें आती सुनाई दीं। कार्लोस, तुम मुझ पर दबाव डाल रहे हो। उसकी भाभी की आवाज़ में चंचल झुंझलाहट थी। इसके बाद एक आदमी की गहरी गुरगुराहट की आवाज़ आई। मारिया का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। अरे, उसका भाई आमतौर पर गंभीर दिखता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना क्रूर होगा। उसकी भाभी अभी भी गर्भवती है और वह उसे रात में अध्ययन कक्ष में ले आया था। उसके दिमाग में वही बात घूम गई जो उसके पिता ने पहले कही थी। उसे यकीन था कि उसके भाई और उसकी पत्नी ने बच्चे के कारण शादी की थी और उसका भाई एक प्लेबॉय था। एमिली के साथ उसके संबंध बहुत ही कमजोर थे और वे निश्चित रूप से जल्द ही तलाक ले लेंगे। लेकिन मारिया इन दिनों देख रही थी और महसूस कर रही थी कि जब से उसके भाई की शादी हुई है, वह एक बदला हुआ आदमी लग रहा है। सार्वजनिक रूप से वह अपनी पत्नी के प्रति उदासीन दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वे एक रात के लिए भी अलग नहीं हो सकते। अपने भाई द्वारा चोरी छिपे बातें सुनते हुए पकड़े जाने के डर से मारिया तेजी से चुपचाप चली गई। अध्ययन कक्ष में एमिली नाराज होकर अपने बाल खींच रही थी। वह भी नींद से जागी ही थी कि उसने खुद को अध्ययन कक्ष के सोफा बेड पर लेटा हुआ पाया और कार्लोस उसके बगल में था। लंबे और मजबूत कद वाले कार्लोस को अध्ययन कक्ष में रखा छोटा सोफा बेड थोड़ा तंग लगा। कल रात उसे एमिली के साथ अजीब तरीके से घुसना पड़ा और उसके बाल उसके नीचे फंस गए। कल रात तुम रसोई में सो गए थे। मैं पानी लेने नीचे गया और तुम्हें ऊपर ले आया, कार्लोस ने धीमी आलसी आवाज में कहा, जिसमें अभी भी नींद आ रही थी। ये सुनकर एमिली के मन से अनिश्चितता गायब हो गई। उसे चिंता होने लगी कि कार्लोस को लैपटॉप में छिपाया गया छोटा सा रहस्य पता चल गया है। वह जल्दी से पास की मेज की ओर देखने लगी। ये देखकर कि उसका लैपटॉप वहां रखा था, उसे कोई छेड़ा नहीं गया था, वह निश्चिंत हो गई। जब परिवार नाश्ते के लिए खाने की मेज के चारों ओर इकट्ठा हुआ तो कार्लोस ने प्रसन्नता के साथ एक अच्छी खबर सुनाई। ओलिवर ने अभी अभी स्काई साउंड स्टूडियो के लोगों से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि एक नया कैंपस गीत है जो आप पर बिल्कुल फिट बैठता है। कार्लोस को भी उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी आसानी से आगे बढ़ेंगी। आखिरकार स्काई साउंड स्टूडियो उद्योग में एक तरह से अलग थलग सा रहा है, यहाँ तक कि मनोरंजन जगत की मशहूर हस्तियों के सहयोग के निमंत्रणों को भी अक्सर नजरअंदाज कर देता था। इस बार इतनी तेजी से मिली प्रतिक्रिया किसी की भी उम्मीद से बढ़कर थी। मारिया की आंखें तुरंत चमक उठी। रात के आकाश में टिमटिमाते तारों की तरह वह उत्साह से अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। यद्यपि इस गीत के अधिकारों की कीमत 5 मिलियन थी, लेकिन ये तथ्य कि इसका निर्माण स्काई साउंड स्टूडियो द्वारा किया गया था तथा ये केवल उसका गीत था, मारिया को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। उसका मन कला महोत्सव के सपनों से भरा हुआ था। चूंकि अब आपके पास गाना है तो वापस विला में रहने चले जाए, कार्लोस ने अपनी कमर रगड़ते हुए कहा। कल रात उस छोटे से सोफा बेड पर ठूस ठूस कर बैठने की वजह से उसके पूरे शरीर में दर्द हो गया था। हाल ही में हुई उस कठिन परिस्थिति को याद करते हुए जिसमें उन्होंने सोफे पर पड़े रहने और ठंडे पानी से नहाने के बीच संघर्ष किया था, उन्होंने कहा कि वह ठंडे पानी से नहाने के विकल्प को चुनना पसंद करेंगे।
1 महीने में एमिली गर्भावस्था के खतरे की अवधि से बाहर आ जाएगी। यह एक ऐसी बात होगी जिसका उसे बेसब्री से इंतजार रहेगा। उसे अब खुद को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होगी। उस समय मेज पर सन्नाटा था, केवल कटलरी की हल्की खनक सुनाई दे रही थी। मारिया, जो खुशी खुशी स्टेक खाने जा रही थी, अपने भाई की बात सुनकर झटके से चौंक गई और स्टेक प्लेट पर गिर गया। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, मैं कला महोत्सव समाप्त होने तक वापस नहीं जाऊंगी। उसके विचार में विला में उसके भाई और भाभी के साथ, यद्यपि उसका भाई अक्सर कठोर चेहरा बनाए रखता था, उसकी भाभी दयालु और सुंदर थी। अपनी मां के घर पर न होने और अपने पिता पर अभी भी गुस्सा होने के कारण मारिया वास्तव में ठंडे और एकाकी क्लाउड लेक विला से तंग आ चुकी थी, जहां वह केवल नौकरों को ही देखती थी। ये सुनकर कार्लोस की भौहें तन गईं। उसके सुंदर चेहरे पर अधिकार के साथ साथ कठोरता का भाव भी झलक रहा था। उन्होंने अनजाने में अपने स्वर में वजन जोड़ दिया, एक बड़े भाई की तरह जिससे सवाल नहीं किया जाना चाहिए। मारिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मारिया, क्या तुम्हें क्लाउड वैली विला में अकेले रहना बहुत अकेलापन भरा लगता है? कार्लोस, उसे थोड़ी देर और यहीं क्यों नहीं रहने देते? मां को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और फिर मारिया वापस आ सकेगी। एमिली ने मारिया की चुप्पी देखकर धीरे से मुस्कुराए और चिंता भरी आंखों से पूछा। एमिली स्वयं मारिया की उम्र की थी और उसे अपने युवावस्था के वे दिन अच्छी तरह याद थे। उन्होंने भी ऐसे ही समय का अनुभव किया था जब उनका परिवार गर्मजोशी से भरा हुआ था तथा भोजन के समय पाकर परिवार में हलचल मची रहती थी। फिर भी वह रसोई में अकेली थी जो हाथ में कटोरा लिए खाना खा रही थी। उस घर में उसके सुख दुख पर किसी का ध्यान नहीं गया, उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा नहीं की गई और उसकी असफलताओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मानो वह परिवार में एक गुजरती हुई मेहमान हो। इसलिए वह मारिया की भावनाओं को पूरी तरह से समझती थी। शायद वह खाली विला में अकेले नहीं रहना चाहती थी, हवेली में किसी के साथ की चाहत रखती थी। मारिया ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। और कार्लोस अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गया। उसने अब तक अपनी बहन के विचारों को कभी ठीक से नहीं समझा था। एमिली और मारिया दोनों की निगाहों के सामने वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर असहाय होकर आह भरते हुए बोला, आप ज्यादा से ज्यादा कला महोत्सव खत्म होने तक ही रुक सकते हैं। अध्याय 184, अध्याय 180, फादर पाका का बदला। नाश्ता करने के बाद कार्लोस ने दोनों को दरवाजे से बाहर जाते देखा। हमेशा की तरह एमिली छोटे क्लिनिक में गई, लेकिन जब वह छोटे क्लिनिक के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो उसने पाया कि आज का दृश्य अतीत से बहुत अलग था। छोटे क्लिनिक का प्रवेश द्वार वीरान और खाली था, पिछले दिनों की भीड़ भाड़ के बिना विशेष रूप से सुनसान लग रहा था। एमिली, छोटे क्लिनिक को सुधार के लिए अधिकारियों से बंद करने का नोटिस मिला है, झांग ने कहा। बहन गुस्से से भरी हुई थी, जल्दी से एमिली के पास गई और क्लिनिक के दरवाजे पर लगी सील को फाड़ने ही वाली थी। एमिली ने अपनी हरकत रोक दी, उसकी नज़र सील पर पड़ी, उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की स्पष्ट मुहर देखी। उसकी निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं और एक व्यक्ति का चित्र तुरंत उसके मन में उभर आया। ये सोफी पाका का काम है। उसका स्वर अत्यंत निश्चित था। कल इंटरनेशनल होटल में वह फादर पाका को अजीब स्थिति में छोड़कर चली गई थी। वह संकीर्ण सोच वाला था और पारिवारिक संबंधों की अवहेलना करता था, तथा अगले ही दिन प्रतिशोध लेने के लिए उसने यही तरीका अपनाया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। संयोग से मुझे भी कुछ दिन की छुट्टी चाहिए थी। एवलिन हैंसन का अस्पताल एक्स इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग करना चाहता है, उनके पास कर्मचारियों की कमी है, हम मदद के लिए ईस्टर्न हॉस्पिटल जा सकते हैं। एमिली ने शांति से सुधार नोटिस को देखा, उसका स्वर शांत था। सब कुछ उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। एमिली सिस्टर झांग को ईस्टर्न हॉस्पिटल ले गई। जैसे ही वे अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने एवलिन हैंसन को उत्सुकता से उनकी ओर दौड़ते हुए देखा। एवलिन बहुत ही थकी हुई लग रही थी, उसकी आंखों के नीचे बड़े काले घेरे थे जिससे उसकी चिंता झलक रही थी। एवलिन एमिली के पास दौड़ी, उसकी आवाज में बेबसी झलक रही थी। हमारे अस्पताल को अभी सूचना मिली है, स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण टीम जल्द ही आ रही है। यदि निरीक्षण पास नहीं होता है तो वे हमारी क्लास 3 ग्रेड ए अस्पताल योग्यता रद्द कर देंगे। वह अनजाने में अपने कपड़ों के कोनों को पकड़ रही थी। वह अचानक मिली खबर से स्पष्ट रूप से घबरा गई थी। ये सुनने के बाद एमिली ने अपनी बाहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं और अपने दिल में ये समझ गई कि संभवतः ये भी फादर पाका का ही काम है। वह निर्दयी था, यहाँ तक कि एवलिन के अस्पताल को भी नहीं बख्शा। तरीके इतने निर्दयी थे कि यह सचमुच निराशाजनक था। लेकिन एमिली इस मुश्किल स्थिति से भयभीत नहीं हुई। वह शांत रही, धीरे से एवलिन के कंधे को थपथपाती रही और अपनी दोस्त को सांत्वना देती रही। चिंता मत करो। एमिली की आवाज़ स्थिर और दृढ़ थी, जिसमें एक आश्वस्त करने वाली शक्ति झलक रही थी। मैं अब मदद करने के लिए यहाँ हूँ। यह मत भूलिए कि मैं पीपुल्स हॉस्पिटल में काम करता था, मैं वहाँ की सभी प्रक्रियाओं से परिचित हूँ। मैं आपके अस्पताल को व्यवस्थित करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। निश्चिंत रहें, मेरे यहाँ होने से हम निरीक्षण में आसानी से सफल हो जाएंगे। उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखकर एवलिन को आश्वस्ति का एहसास हुआ। ये कहने के बाद एमिली सिस्टर झांग के साथ पूर्वी अस्पताल में चली गई। छोटे क्लिनिक को सुधार के लिए अपना परिचालन स्थगित करने के लिए मजबूर किए जाने की खबर सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल में जंगल की आग की तरह फैल गई। मारिया ने अभी अभी दोपहर का भोजन समाप्त किया था और सुबह उसके भाई ने उसे स्काई साउंड स्टूडियो का नया गाना भेजा था। उसने गीत के बोल और धुन को देखा और आश्चर्यचकित रह गई। ये गीत उसके लिए ही बनाया गया प्रतीत होता है। ये पियानो संगत के लिए भी बहुत उपयुक्त था। ऐसा लगता था कि दूसरे पक्ष को पता था कि मारिया ने बचपन में पियानो सीखा था, इसलिए उन्होंने संगत के रूप में पियानो के एक टुकड़े का उपयोग किया। मारिया कक्षा में वापस आते समय गाना गुनगुनाने लगी। उसने अमेलिया विलो को एक अन्य सहपाठी के साथ उत्साहपूर्वक बातचीत करते देखा। तेज नज़र वाली अमेलिया विलो ने मारिया को कक्षा में प्रवेश करते हुए तुरंत देख लिया। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपे गर्व की झलक थी। मारिया, क्या तुमने सुना है? बाहर वाला छोटा क्लिनिक बंद हो गया है।
अमेलिया के मुंह पर एक गर्व भरी मुस्कान थी, उसके स्वर में ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हो कि उसे पता था कि एमिली के अच्छे दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। अब वह बस मजाक को सामने आते देखने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मारिया ने कक्षा में कदम रखा, ये सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह तुरंत सतर्क हो गई। उसने अमेलिया को गौर से देखा और पूछा, अमेलिया विलो, क्या तुम ही मुसीबत खड़ी कर रही थी? अगर मेरी बहन को, सिस्टर एमिली पाकर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। जब उसने बहन कहा तो वह एक क्षण के लिए रुकी। उसे तुरंत एहसास हुआ और उसने अपनी गलती सुधारी, लेकिन एमिली का बचाव करने की उसकी उत्सुकता बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। ओह, क्या आप पहले से ही उसे बहन कह रहे हैं? अमेलिया ने अपनी आंखें बढ़ा चढ़ाकर फैला दी। उसका चेहरा उपहास से भरा था, उसका स्वर व्यंग्यात्मक था। उस एमिली औरत में जरूर कोई हुनर है। क्या तुम्हें उससे पहले नफरत नहीं थी? इतनी जल्दी बेवकूफ़ बना दिया। बदले में उसने तुम्हें क्या दिया? बात करते समय वह जानबूझकर अन्य सहपाठियों से नजरें मिलाती थी, मानो मारिया का मजाक उड़ाने में सभी को शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही हो। सिस्टर एमिली पाकर कोई धोखेबाज नहीं है। मारिया का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी छाती में उबाल आ गया। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। अमेलिया विलो, अगर तुमने फिर से झूठ फैलाया तो सावधान रहना, कहीं मैं तुम पर बदनामी का मुकदमा न कर दूं। इस समय मारिया के दिल में एमिली पहले से ही एक परिवार थी जिसे उसने स्वीकार किया। जैसे ही उसने सुना कि कोई एमिली को बदनाम कर रहा है, वह पटाखे की तरह उछल पड़ी और खुद को उसके बचाव में कूदने से नहीं रोक सकी तथा तुरंत अमेलिया का मुंह बंद करने के लिए उत्सुक हो गई। वो धोखेबाज है। शुक्र है कि मेरे भाई ने उससे बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। सिस्टर सोफी पाकर सचमुच एक अच्छी इंसान है। अमेलिया ने अपनी थोड़ी ऊपर उठाए, उसके चेहरे पर अहंकार के भाव थे। वह सोच रही थी कि उसे एमिली को पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। उसकी आंखें झपकने लगीं जब उसे अचानक कुछ अच्छी सामग्री का ख्याल आया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, मेरा कला प्रदर्शन सुचारू रूप से चले, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने मेरे लिए स्काई साउंड स्टूडियो का एक डांस ट्रैक भी खरीदा। अमेलिया एमिली और सोफी पाकर के बीच के मनमुटाव से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसके शब्दों का उद्देश्य मारिया को चिढ़ाना और थोड़ा दिखावा करना था। स्काई साउंड स्टूडियो। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, पूरी कक्षा में हलचल मच गई। सहपाठी धीमी आवाज में बातें कर रहे थे और जोर जोर से चर्चा कर रहे थे। हर कोई जानता था कि स्काई साउंड स्टूडियो उद्योग में एक बड़ा नाम था। उनके नृत्य ट्रैक अपनी सुंदर धुन और अनूठी शैली के लिए जाने जाते थे, सितारों और पेशेवर नर्तकियों द्वारा अत्यधिक पसंद किए जाते थे और स्वाभाविक रूप से कीमतें बहुत अधिक थीं। वाह अमेलिया, इस बार तुम्हारा कला प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली होने वाला है। एक सहपाठी ने अमेलिया की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा और उसकी चापलूसी करते हुए उसके पास गया। सच में, सिस्टर सोफी पाकर मेरे प्रति बहुत दयालु हैं, कुछ लोगों के विपरीत जो दो मुंहे होते हैं। अमेलिया ने तिरछी नज़र से मारिया की ओर देखते हुए व्यंग्य किया। उसके शब्दों में स्पष्ट रूप से तीखेपन थे। मारिया ने भौहें चढ़ाईं, उसका दिल संदेह से भरा था। अध्याय 185, अध्याय 181। अमेलिया विलो के मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई। वास्तव में सिस्टर सोफी पाकर ने उनसे केवल नृत्य संगीत खरीदने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें ये कब मिलेगा, ये पूरी तरह से अनिश्चित था। हस्ताक्षर मिलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि उसके आसपास के कई सहपाठियों की निगाहें उसके प्रेमी चार्ल्स पॉन्ड की उत्सुक निगाहों के साथ स्पॉटलाइट की तरह उस पर टिकी हुई थीं। सभी का ये ध्यान पाकर अमेलिया विलो खास तौर पर खुश थी। अहंकार से प्रेरित होकर उसने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत सहमत हो गई। जल्द ही यह खबर पूरे परिसर में जंगल की आग की तरह फैल गई कि अमेलिया विलो सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्काई साउंड स्टूडियो का नृत्य संगीत प्रस्तुत करेंगी। मध्यांतर के समय कक्षा में शोरगुल और चहल पहल थी, क्योंकि विद्यार्थी 2 या 3 के समूहों में एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। लिलियाना मैनर खुद को रोक नहीं सकी और मारिया कार्टर के करीब झुक गई, जो चुपचाप पढ़ रही थी। अरे अमेलिया विलो को देखो, वह कितनी घमंडी है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मारिया, आपके गाने की तैयारी कैसी चल रही है? ये सुनकर मारिया कार्टर ने अपनी कलम रोक दी, मन ही मन सोचने लगी और निर्णय लिया कि वह अपनी मित्र को यह नहीं बताएगी कि उसने वह गीत पहले ही खरीद लिया है। उसने अपने होठों को हल्का सा मोड़कर हल्की सी मुस्कान दी और स्पष्ट उत्तर दिया, लगभग तैयार है, चिंता मत करो। लिलियाना ने चिंतित भाव से भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या हम इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को छोड़ दें? जब हम नीचे हैं तो हमें अमेलिया विलो को हमें लात मारने का मौका नहीं देना चाहिए। मैंने पूछताछ की और स्काई साउंड स्टूडियो साल में कुछ ही गाने रिलीज करता है। मैंने सुना है कि उनके लिए पहले ही 10-10 लाख तक की बोली लग चुकी है, लेकिन स्टूडियो ऑर्डर भी नहीं ले रहा है। इस मोर्चे पर हमें उनसे प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मारिया कार्टर ने अपना सिर धीरे से हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी और उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं लिलियाना, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। कक्षा समाप्ति की घंटी बजी और विद्यार्थी उठकर इधर उधर जाने लगे या अपनी अगली कक्षा में जाने लगे। हालांकि अमेलिया विलो जानबूझकर अपनी सीट पर बैठी रही। उसने इत्मीनान से अपना फ़ोन निकाला और सोफी पाकर का नंबर डायल किया। जैसे ही फ़ोन कनेक्ट हुआ, सोफी पाकर की आवाज़ फ़ोन पर आई, जो झिझक और अनिश्चितता से भरी हुई थी। जैसा कि पता चला, सोफी पाकर ने कल बिना ज़्यादा सोचे समझे अमेलिया विलो के लिए सहमति दे दी थी। घर लौटने पर जब उन्होंने उद्योग जगत के कुछ लोगों से पूछा तो उन्हें गहरा सदमा लगा। स्काई साउंड स्टूडियो के डांस म्यूजिक की शुरुआती कीमत सिर्फ शुरुआती पूछताछ के लिए ही पहले ही $1 करोड़ हो चुकी थी। सोफी पाकर, जो हाल ही में शेयर बाजार में काफ़ी पैसा गंवा चुकी थीं और बुरी तरह फंस गई थीं, के लिए ये $1 करोड़ वाकई बहुत बड़ी रकम थी। उसके दिल में संदेह था और उसे विश्वास नहीं था कि एमिली पाकर इतनी बड़ी रकम ला सकती है। कॉल के दूसरे छोर पर लंबी खामोशी सुनकर अमेलिया विलो खुद को चिंतित महसूस करने से नहीं रोक सकी। उसके स्वर में तात्कालिकता का संकेत था। सिस्टर सोफी पाकर, स्काई साउंड स्टूडियो से कोई खबर?
मैंने पहले ही सबको बता दिया है कि मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्काई साउंड स्टूडियो के संगीत पर नाचूंगा। मुझे निराश मत करना। दूसरी ओर सोफी पाकर ने दांत पीसते हुए सोचा कि यह तो महज एक हाई स्कूल सांस्कृतिक कार्यक्रम था, इसका वास्तव में कितना प्रभाव हो सकता है। उसे अचानक प्रेरणा मिली और उसे याद आया कि वह एक छोटी सी कंपनी की नृत्य शिक्षिका को जानती थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें डांस म्यूजिक वीडियो बाद में भेज दूंगा। फोन रखने के बाद सोफी पाकर ने राहत की लंबी सांस ली और उस छोटी कंपनी से संपर्क करने की योजना बनाने लगी ताकि अमेलिया विलो को खुश करने के लिए नृत्य संगीत का एक टुकड़ा सफलतापूर्वक खरीदा जा सके। अमेलिया विलो को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ धोखा हो रहा है। अध्याय 186। अध्याय 182। अमेलिया विलो ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की, जोर से कॉल समाप्त की और उसकी गर्व भरी आवाज शांत कक्षा में विशेष रूप से चुभ रही थी। फिर उसने स्नेहपूर्वक चार्ल्स पॉन्ड का हाथ पकड़ा और गर्व से भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ गई। बहुत परेशान करने वाला, बहुत परेशान करने वाला। मारिया, क्या तुमने अभी उसके चेहरे पर वह भाव देखा? लिलियाना मैनोर इतनी क्रोधित हो गई कि उसने अपने पैर पटकने शुरू कर दिए तथा अपने हाथों को मुट्ठियों में कसकर भींच लिया। पहले कुछ दिन उसे गर्व करने दो, प्रदर्शन के समय सच्चाई सामने आ जाएगी। मारिया कार्टर ने कंधे उचका दिए, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, मानो सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। वह मेज पर रखे बैग को उठाने के लिए आगे बढ़ी, उसकी चाल ढाल सुंदर और संतुलित थी, वह बाहर जाने के लिए तैयार थी। वैसे क्या किसी के पास मेरे लिए पियानो बजाने का समय है? इस बार मेरा गाना एक पियानो पीस है। स्काई साउंड स्टूडियो से गाने सुनने के बाद मारिया ने बार बार इस पर विचार किया और सोचा कि संगत के रूप में पियानो के टुकड़े का उपयोग करना गीत के आकर्षण को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका था। जैसे ही उसने सुना कि पियानो संगत की आवश्यकता है, लिलियाना मैनर एक बिल्ली की तरह उछल पड़ी जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो। उसने अपना सिर तेजी से हिलाया, उसका सिर एक खड़खड़ाते ड्रम की तरह हिल रहा था। मुझसे मत पूछो, तुम्हें पता है मेरा पियानो बजाना बहुत बुरा है। यदि संगीत थोड़ा भी जटिल हो तो मैं गलत सुरों पर चला जाता हूँ और लय पूरी तरह बिगड़ जाती है। चार्ल्स पॉन्ड पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं, मुझे याद है कि उन्होंने पियानो के एक टुकड़े के लिए रजत पुरस्कार भी जीता था। जैसे ही लिलियाना मैनर के मुंह से ये शब्द निकले, उसने तुरंत उन्हें अपने हाथों से ढक लिया। उसके चेहरे पर एक अफसोस भरा भाव था, वह मन ही मन खुद को मूर्खता के लिए दोषी मान रही थी। ऐसी चीज का उल्लेख क्यों करें जिसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। अब चूंकि चार्ल्स पॉन्ड और अमेलिया विलो इतने करीब हैं, अगर उन्हें पता चलता है कि मारिया ने भी स्काई साउंड स्टूडियो से एक गाना खरीदा है तो वह निश्चित रूप से अमेलिया विलो को तुरंत बताएंगे। मारिया कार्टर ने मुंह बनाया, उसके चेहरे पर नाराजगी की एक झलक थी। छोड़ो, मैं कोई और ढूंढ लूंगी। बोलते हुए उसने हाथ हिलाया और हल्के कदमों से कक्षा से बाहर चली गई। इस साहित्य और कला प्रदर्शन के लिए समय बहुत कम है तथा केवल आधा महीना ही बचा है, और स्काई साउंड स्टूडियो का ये गीत जटिल धुनों और विविध लय के साथ एक मौलिक रचना है जिससे इसे बजाना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इतने कम समय में एक उपयुक्त संगतकार ढूंढना वाकई आसान काम नहीं है। मारिया कार्टर ने इसके बारे में सोचा और अवचेतन रूप से अपनी गति धीमी कर ली। अनजाने में ही वह सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। उसी समय एक लड़का सामने से उसके पास आया। मोटे चश्मे के पीछे उसकी आंखें कुछ खाली सी लग रही थीं। उसके बाल काफी देर तक अस्त व्यस्त रहे, बिखरे हुए और लगभग पूरी तरह से उसकी आंखों को ढके हुए। करीब से देखने पर पता चला कि उसके चेहरे पर अभी भी मुहासों के हल्के निशान थे। वह बहुत लंबा नहीं था, लगभग मारिया कार्टर के बराबर ही लंबा था। पतला शरीर था जिसके कारण वह डरपोक और संकोची लगता था। उनका पहनावा इतना सादा और सरल था कि वह जर्जसा लग रहा था, एक ठेठ किताबी कीड़ा जैसा। मारिया कार्टर पियानो संगत के मुद्दे पर इतनी व्यस्त थी कि वह अपने बगल से गुजर रहे लोगों की ओर देखे बिना ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। वह बस इस बात पर गहन विचार कर रही थी कि आगे उपयुक्त संगतकार कहाँ से ढूंढा जाए। जब वह नीचे जा रही थी तो अचानक एक आकृति अप्रत्याशित रूप से उसके सामने आ गई। मारिया कार्टर, मैं पियानो पर आपका साथ दे सकता हूँ। आवाज में घबराहट और तात्कालिकता के संकेत थे, साथ ही हल्की सी कांपती हुई आवाज भी थी। मारिया कार्टर अचानक रुक गई, लगभग लड़खड़ाते हुए। तभी उसकी नज़र अचानक प्रकट हुए व्यक्ति पर पड़ी और गौर से देखने पर पता चला कि वह एक किताबी कीड़ा जैसा लड़का था। ओह, कैमरून जॉन। मारिया कार्टर ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखा और पूछा, तुमने अभी क्या कहा? कि आप मेरे साथ चलने में मदद करेंगे? आप पियानो बजा सकते हैं? कैमरून जॉन मारिया कार्टर के मिडिल और हाई स्कूल के सहपाठी थे। गिनती करें तो वे 5 वर्षों से अधिक समय से सहपाठी हैं। लेकिन मारिया की याद में कैमरून जॉन एक अदृश्य व्यक्ति की तरह था, उसे वास्तव में उसकी कोई छाप नहीं थी। इन 5 वर्षों से अधिक समय में उन्होंने शायद ही कभी एक शब्द भी बोला हो, और जब कभी कभार वे परिसर में एक दूसरे से टकराते भी थे तो वे बिना एक दूसरे की ओर देखे ही गुजर जाते थे। उनके बीच एकमात्र बातचीत कुछ समय पहले ही हुई थी। उस दिन कैमरून जॉन चिंतित, थके हुए और बेचैन दिखते हुए उसके पास आए। उसने मारिया को बताया कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है और कई बड़े अस्पतालों में बिना सफलता के जाने के बाद उसके पास अपने अहंकार को त्याग कर मारिया से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह सोच रहा था कि क्या उसे किसी छोटे क्लिनिक में अपॉइंटमेंट मिल सकता है। मारिया उस दिन अच्छे मूड में थी और उसने सोचा कि यदि वह मदद कर सके तो यह अच्छा होगा, लेकिन अपनी भाभी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कैमरून जॉन को वरिष्ठ बहन झांग को खोजने का निर्देश दिया। बाद में मारिया को पता चला कि सीनियर सिस्टर झांग की मदद से कैमरून जॉन की मां की बीमारी ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच फिर कोई संपर्क नहीं हुआ और उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कैमरून जॉन आज अचानक यहाँ आएंगे और पियानो संगत की पेशकश करने की पहल करेंगे। अध्याय 187। अध्याय 183। समय घोड़े की तरह भागता है और आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। इस आधे महीने के दौरान एमिली पाकर एक अथक घूमने वाले लट्टू की तरह थी, इतनी व्यस्त कि उसके पैर मुश्किल से जमीन को छूते थे।
ईस्टर्न हॉस्पिटल में उनके त्वरित तथा सावधानीपूर्वक पुनर्गठन के तहत सभी ऑपरेशन सुचारू रूप से तथा व्यवस्थित तरीके से चल रहे थे। महीने के अंत तक संबंधित विभागों की एक निरीक्षण टीम मूल्यांकन के लिए आ जाती थी। इस दौरान वह जरा भी ढिलाई नहीं बरतती थी, खुद को पूरी तरह से अस्पताल के कामों में समर्पित कर देती थी और बेदाग रहने की पूरी कोशिश करती थी। इस बीच सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी गहन तैयारी की जा रही थी, जो इस सप्ताहांत आयोजित किया जाना था। मारिया कार्टर और कैमरून जॉन इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगभग आधे महीने से लगन से अभ्यास कर रहे थे। वे दोनों मन पड़ने वाले साझेदारों की तरह एक साथ काम करते थे, प्रारंभिक अपरिचितता से लेकर अविश्वसनीय रूप से सामंजस्यपूर्ण सहयोग तक विकसित होते हुए, जहां हर नोट और हर गतिविधि एक दूसरे के प्रति सटीक प्रतिक्रिया देती थी। शनिवार की सुबह मारिया कार्टर जाने के लिए तैयार होने हेतु जल्दी उठ गई। शीशे के सामने अपने कपड़े ठीक करते हुए उसने कार्लोस और एमिली को याद दिलाया, भाई बहन, मैंने आपके लिए विशेष रूप से सीटें आरक्षित की हैं, जल्दी आना याद रखना। उसका स्वर उत्सुकता से भरा था और बोलने के बाद वह प्रसन्नतापूर्वक अपना मेकअप करने के लिए स्कूल जल्दी चली गई, ताकि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में इस महत्वपूर्ण प्रदर्शन का स्वागत कर सके। एमिली और कार्लोस भी कुछ ही देर बाद साथ चले गए। वे दोनों सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल की ओर चल पड़े, जो जीवंत माहौल से भरा हुआ था। जैसे ही कार्लोस कार से बाहर निकला, उसने चार्ल्स पॉन्ड के माता पिता को देखा। चार्ल्स उनके साथ था और समूह खुशी से बातचीत कर रहा था। उनके चेहरे शांत और मुस्कुराहट से भरे हुए थे। कार्लोस और एमिली को देखकर पॉन्ड परिवार के माता पिता गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उनके पास आए। कार्टर परिवार के पुराने पारिवारिक मित्र होने के नाते चार्ल्स के पिता सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति थे। कार्लोस, तुम अपने पिता के साथ क्यों नहीं आए? आपके पिताजी और उनके सचिव अभी अंदर गए हैं। जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने कार्लोस के बगल में बैठी एमिली की ओर सहजता से देखा। उन दोनों ने एमिली को पहले एक छोटे क्लिनिक की डॉक्टर के रूप में भी पहचाना। उन्होंने क्लिनिक के बंद होने के बारे में सुना था और शिष्टाचार के नाते उन्होंने एमिली को अभिवादन के लिए सिर हिलाया। चार्ल्स को मंच के पीछे अपनी प्रेमिका अमेलिया विलो की चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ देर बातचीत के बाद माफी मांगी और मंच के पीछे की ओर तेजी से चले गए। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि अमेलिया विलो के चेहरे पर कुछ गड़बड़ थी। अमेलिया विलो ने अपना निचला होंठ काटा, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और कहा, चार्ल्स, क्या आप जानते हैं कि मारिया कार्टर ने भी स्काई साउंड स्टूडियो से एक गीत लिखवाया था? कला महोत्सव के लिए अपने प्रदर्शन को लेकर मूल रूप से आश्वस्त अमेलिया को यह जानकर बेचैनी हुई कि मारिया ने भी उसके गीत के लिए उसी प्रसिद्ध स्टूडियो के साथ सहयोग किया था। उसने भी एक खरीदा। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बार उसने तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत की, लेकिन वह निश्चित रूप से तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। चार्ल्स पॉन्ड मारिया कार्टर के चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनकी नज़र में मारिया ने कभी गायन के रिहर्सल की कठिनाइयों को नहीं झेला। अच्छा गाना होने पर भी वह अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पाती थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसका गाना भी मेरे गाने जितना ही अच्छा होगा। इससे पहले मैंने उन्हें और कैमरून जॉन को मुख्य हॉल में गायन और पियानो बजाने का अभ्यास करते सुना था। अमेलिया विलो ने हल्के से अपने होंठ काटे, उसकी आंखें चिंता और अनिच्छा से भरी थीं। उसे उस दिन मारिया कार्टर और कैमरून जॉन की रिहर्सल सुनने का दृश्य याद आ गया। उस खूबसूरत धुन और उनके सहज सहयोग ने उसे अभूतपूर्व दबाव में ला दिया। चार्ल्स पॉन्ड उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। कैमरून जॉन, ये वह कैसे हो सकता है? इस समय मुख्य हॉल में एमिली और कार्लोस अभी आए थे। वे धीरे धीरे उन सीटों की ओर बढ़े जो मारिया कार्टर ने उनके लिए आरक्षित की थीं। एमिली को अभी बैठने का मौका भी नहीं मिला था कि एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, भाई कार्टर, आप भी यहाँ हैं। एमिली ने सहज ही आवाज़ की दिशा में देखा और देखा कि रेनी वाइट बड़ी मुस्कान के साथ आ रही है। अध्याय 188, अध्याय 184। स्कूल के प्रदर्शन के भव्य ऑडिटोरियम में लोग आते जाते रहते हैं और रेनी वाइट भीड़ में सबसे अलग दिखती है। उन्होंने एक साधारण बेज रंग की पोशाक पहन रखी है और अपने हाथों में चटक गुलाबी लिली का गुलदस्ता पकड़ा हुआ है। जब उसकी नज़र कुछ ही दूरी पर कार्टर और एमिली से मिलती है तो वह अचानक रुक जाती है। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई देती है, लेकिन वह जल्दी ही अपने आप को संभाल लेती है। उसकी आंखें बिजली की तेज चमक की तरह तेजी से दोनों के बीच घूमती हैं। उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान खेलती है। रैनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार्टर की आवाज़ में आश्चर्य का भाव है। वह अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ता है। उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई हैं। भाई कार्टर, मैं उपराष्ट्रपति पामर के साथ आई हूँ। रेनी वाइट की आवाज़ स्पष्ट और मधुर है। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव है। कार्टर कबीले के मुख्यालय में मेरी सिफारिश करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। रेनी वाइट भाग्यशाली थी। उनके आते ही इवान पामर की पिछली सचिव को ओल्ड मास्टर कार्टर को नाराज करने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। चूंकि उन्होंने संबंधित विषय की पढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें उपराष्ट्रपति पामर के अधीन सचिव विभाग में अस्थायी रूप से सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। एमिली को केवल तभी पता चला कि रेनी वाइट शुरू में कार्टर ऑटोमोटिव में इंटर्नशिप कर रही थी और अचानक ब्लूप्रिंट लीक घोटाले के दौरान उसे कार्टर ऑटोमोटिव द्वारा लगभग बर्खास्त कर दिया गया था। इंटर्नशिप का अवसर खोने से बचाने के लिए कार्टर ने ओलिवर रॉस के माध्यम से कार्टर कबीले के मुख्यालय में उसकी सिफारिश की। कार्टर कबीले के अन्य लोग रेनी वाइट और कार्टर के बीच विशेष संबंध से अनजान थे। एमिली ने मन ही मन सोचा कि कार्टर वास्तव में रेनी वाइट के प्रति समर्पित था। उपराष्ट्रपति पामर की बेटी यहाँ स्कूल प्रदर्शन में भाग ले रही है। वह मूलतः आकर उसकी सहायता करना चाहते थे, लेकिन कुछ आवश्यक कार्यों के कारण उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वहीं रुक जाऊं और उनकी ओर से उनकी बेटी को फूल भेंट करूं। रेनी वाइट ने बोलते हुए अपने बालों की एक लट को धीरे से कान के पीछे कर लिया। उसका चेहरा एक सौम्य मुस्कान से चमक रहा था। उपराष्ट्रपति पामर हमेशा सभ्य रहते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं, जिससे रेनी, जो कार्यबल में नहीं है, उनके प्रति प्रशंसा से भर जाती है।
कार्टर ने थोड़ा सिर हिलाया, मारिया से अपने संबंध का खुलासा नहीं किया और बस इतना कहा, मैं भी अपनी बहन का प्रदर्शन देखने आया हूँ। इस समय रेनी वाइट की नज़र एमिली पर पड़ी। उसकी आंखों में एक जांच करने वाली रोशनी चमक रही थी, फिर भी उसने जिज्ञासा जताते हुए अपनी मीठी मुस्कान बनाए रखी। बहन एमिली, आप भी यहाँ क्यों आई हैं? यह एक संयोग ही है कि हम फिर से मिले। रेनी ने निजी तौर पर पूछताछ की थी और सुना था कि कार्टर को हाल ही में कार्टर ऑटोमोटिव से स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए तार्किक रूप से कार परियोजना समाप्त हो गई थी और उसके और एमिली के बीच अब कोई संबंध नहीं होना चाहिए। वास्तव में यह एक संयोग है। मेरी एक बहन भी यहाँ पढ़ती है और वह आज रात स्कूल के प्रदर्शन में भाग ले रही है। एमिली ने अनजाने में थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। वह और कार्टर गुप्त रूप से विवाहित हैं और सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल के प्रदर्शन ने राजधानी के उच्च वर्ग के कई अभिभावकों को आकर्षित किया है। कोई भी छोटी सी चूक उनके रिश्ते का पर्दाफाश कर सकती है। उसकी जानबूझकर दूरी देखकर कार्टर की भौहें तन गईं। मारिया की व्यवस्था के कारण उनकी तीनों सीटें एक दूसरे के बगल में थीं। एमिली सबसे दूर वाली सीट पर बैठी थी, कार्टर बीच में था। जैसे ही रेनी वाइट बैठने वाली थी, एडम विलो और सोफी पाकर आ गए। सोफी पाकर के हाथ में लाल गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता था। एमिली और कार्टर को देखकर एडम विलो अचानक रुक गया, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। सिस्टर सोफी पाकर, क्या आप भी स्कूल के प्रदर्शन के लिए यहाँ हैं? रेनी वाइट के चेहरे पर एकदम सही समय पर मुस्कान थी। वह सोफी पाकर से एडम विलो और एमिली के बीच के जटिल अतीत के बारे में पहले ही सुन चुकी थी और इस सूक्ष्म माहौल में उसने एक दिलचस्प नाटक की शुरुआत को तीव्रता से महसूस किया। सोफी पाकर ने एडम विलो की बांह को कसकर पकड़ लिया। उसकी मुद्रा से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह दुनिया के सामने एडम पर अपना दावा जता रही हो। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची की, स्पष्ट और थोड़ी घमंड भरी, और कहा, भाई एडम की बहन भी यहीं पढ़ती है और वह आज एकल नृत्य प्रस्तुत कर रही है, इसलिए उसकी भाभी होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से उसका समर्थन करने आई हूँ। जब वह बोल रही थी तो उसका चेहरा, जो सावधानीपूर्वक मेकअप से सुसज्जित था, गर्व से भरा हुआ था। उसकी निगाहें अनजाने में एमिली पर घूम रही थीं, मानो वह चुनौती दे रही हो या इतरा रही हो। सोफी पाकर ने फिर अपने होठों को थोड़ा सा उपहासपूर्ण मुस्कान में मोड़ा। एमिली की ओर देखते हुए उसने आगे कहा, बहन, तुम यहाँ मारिया का प्रदर्शन देखने आए हो, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे भूल गए होंगे। मैंने अभी लिलियाना को मेजबान से पूछते हुए देखा कि क्या वे मारिया का प्रदर्शन रद्द कर सकते हैं क्योंकि वह ठीक महसूस नहीं कर रही है। कुछ लोग दिखावा नहीं कर पाते और अंततः अपमानित हो जाते हैं। अब भव्य प्रदर्शन का समय आ गया है, इतने सारे लोग इसे देख रहे हैं, वे इसे कैसे रद्द कर सकते हैं? उसके शब्द दुख से भरे थे। जैसे ही सोफी पाकर के शब्द निकले, एमिली तुरंत उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। साथ ही कार्टर ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि मारिया सुबह तो बहुत जीवंत और ऊर्जावान थी, फिर अचानक उसकी तबीयत खराब क्यों हो गई? उसके अंदर बेचैनी उमड़ पड़ी। एक स्पष्ट पूर्वाभास ने उसे चेतावनी दी कि चीजें इतनी सरल नहीं हो सकती। अधिक सोचने का समय न पाकर वे तेजी से और तत्परता से कदम बढ़ाते हुए मंच के पीछे की ओर चले गए। एमिली के दिमाग में मारिया के सामने आने वाली संभावित परिस्थितियों के बारे में विचार उमड़ रहे थे। कार्टर ने कठोर भाव से अपनी चिंता अपनी निगाहों से प्रकट की। रेनी वाइट अपनी जगह पर खड़ी होकर उनकी पीछे हटती हुई पीठों को देख रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी सी झिझक थी। उसने अनजाने में अपने हाथों में चमकीली गुलाबी लिली पर नजर डाली। अब तक ऑडिटोरियम के अंदर की लाइटें टिमटिमाने लगी थीं, जो प्रदर्शन शुरू होने का संकेत दे रही थीं। एमिली और कार्टर एक साथ भव्य ऑडिटोरियम के बैक स्टेज पर पहुंचे, जहां शो शुरू होने वाला था, जिससे बैक स्टेज में हलचल मच गई। एमिली ने तुरंत देखा कि मारिया वहां स्तब्ध बैठी है। उसकी आंखें लाल हो गई हैं। अध्याय 189, अध्याय 185। मारिया की आंखें पहले से ही साफ आंसुओं से भरी हुई थीं। वह मंच पर प्रस्तुति देने के लिए जाने वाली थी, लेकिन मूल संगीतकार को अचानक एक समस्या का सामना करना पड़ा। इस समय वह मदद के लिए किससे संपर्क कर सकती थी? उसके दिल में चिंता ज्वार की लहर की तरह बढ़ गई, जिससे उसे घुटन का एहसास होने लगा। भाई कार्टर, क्या यह आपकी बहन है? एक स्पष्ट आवाज ने मंच के पीछे के तनावपूर्ण माहौल को तोड़ दिया। रेनी वाइट अंदर आया। उसके चेहरे पर एकदम सही मुस्कान थी। क्या आप केवल संगत के लिए आवश्यक किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे? अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं पियानो बजाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। रेनी की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें थोड़ा आत्मविश्वास भी था। वह पियानो बजा सकती थी, और वह भी बहुत अच्छा। अपने काम पढ़ाई के दिनों में वह अक्सर कॉफ़ी शॉप में पियानो बजाया करती थी। हालांकि ये दिन कठिन थे, लेकिन इनसे उनके पियानो कौशल में निखार आया। उसने मन ही मन सोचा, यदि वह भाई कार्टर की मदद कर सके तो वह एमिली पाकर को मात दे सकेगी। वह कौन है? मारिया की आंखें चमक उठी जब उसने सुना कि कोई उसकी मदद कर सकता है, मानो अंधेरे में आशा की एक किरण दिखाई दे रही हो। लेकिन फिर उसने रेनी की ओर संदेह से देखा। मैं भाई कार्टर का मित्र हूँ, और आप भाई कार्टर की बहन हैं, मुझे बस सिस्टर रेनी कहें। रेनी के होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, उसकी आंखें मित्रता से भरी हुई थीं। वह मारिया पर अच्छा प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रही थी। मारिया ने अनजाने में अपनी नंद एमिली की तरफ देखा, जो शांत और संयमित लग रही थी। उसने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आवाज़ धीमी और संयमित थी। उसे कोशिश करने दो। रेनी ने उसे दी गई शीट संगीत ली, उस पर नजर डाली, और उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी उंगलियां अनजाने में शीट संगीत के चारों ओर कस गईं, और एक पल के बाद वह कुछ अजीब तरह से बोली, ये टुकड़ा काफ़ी कठिन है। मुझे डर है कि मैं अभी इसे अच्छी तरह से नहीं खेल पाऊंगा। उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा कि वह भाई कार्टर के सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इस कृति की कठिनाई उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा होगी। वह इतने सारे लोगों के सामने खुद को मूर्ख बनाकर मजाक का पात्र नहीं बनना चाहती थी। ये सुनते ही मारिया के दिल की उम्मीदें टूट गईं और उसका चेहरा मुरझा गया।
मैं जानता था, आखिरकार ये स्काई साउंड स्टूडियो का एक टुकड़ा है, और यहाँ तक कि कैमरून जॉन को भी इसे कई बार बजाने के बाद ही समझ में आया। कैमरून जॉन का जिक्र करते ही मारिया का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसके साथ हुई सभी अप्रिय मुलाकातों को याद करते हुए उसका गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। शायद हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए, मारिया ने निराशा से भरे चेहरे के साथ कहा। उसकी आवाज़ निराशा से भरी हुई थी। उसने मन ही मन सोचा कि क्या उसे शिक्षक से माफ़ी मांगकर कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए। आखिरकार अब उसे कोई उपयुक्त संगतकार नहीं मिल रहा था और मंच पर जाने से उसे ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जैसे ही वह निराशा से अभिभूत हुई और हार मानने ही वाली थी, एक दृढ़ निश्चयी आवाज़ अचानक गूंजी, मैं साथ चलूंगी। सभी लोग चौंक गए और एक साथ अपना सिर घुमा लिया। अगले ही पल सबकी नज़र कार्लोस पर पड़ी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उन्होंने अपने गले में बंधी खूबसूरत टाई को खोलने के लिए हाथ उठाया। उनकी चाल सुरुचिपूर्ण और सहज थी। फिर उन्होंने लापरवाही से उसे अपने पास रखी कुर्सी पर डाल दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने पहने हुए सावधानीपूर्वक तैयार किए गए सूट जैकेट को उतार दिया। उनका प्रत्येक कदम आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने सूट जैकेट को बड़े करीने से मोड़ा और उसे धीरे से कुर्सी पर रख दिया। फिर लापरवाही से अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली, जिससे उसकी दुबली और मांसल बाहें दिखने लगीं। भाई, क्या तुम ये कर सकते हो? मारिया ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा खुला हुआ था। उसका चेहरा आश्चर्य और संदेह से भरा हुआ था। उनकी याद में उनके भाई ने प्राथमिक विद्यालय में पियानो सीखा था। उस समय वह पियानो के सामने बैठा रहता था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां चाबियों पर थिरकती रहती थीं और कुछ सरल धुनें बजा पाता था। लेकिन जब से वह विदेश गया है, उसकी व्यस्त स्कूली और कामकाजी जिंदगी ने उसके दिन तरह तरह की जिम्मेदारियों से भर दिए हैं और उसने उसे फिर कभी पियानो छूते नहीं देखा। इतने साल हो गए, क्या वह अब भी ऐसा कर सकता है? उसके दिल में शक बढ़ता गया और उसने अपना सवाल मुंह से निकाल दिया। एमिली भी कुछ हैरान थी। वह कार्लोस को लंबे समय से जानती थी और मानती थी कि वह उसे अच्छी तरह जानती है, फिर भी उसे कभी नहीं पता था कि कार्लोस पियानो बजा सकता है। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ीं। उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक थी। जैसे ही उसे उनके साथ बिताए सारे पल याद आए, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी यह हुनर दिखाया हो। इस पल वह चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। उसकी निगाहें खोजी निगाहों से उस आदमी को देख रही थीं जो अचानक थोड़ा रहस्यमय लग रहा था, और मन ही मन सोच रही थी कि उसके कितने अनजान पहलू हैं। अध्याय 190। अध्याय 186। साहित्यिक चोरी करने वाला। जब कार्लोस ने बजाना समाप्त किया तो मारिया अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सकी और जोर जोर से ताली बजाने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं, प्रशंसा और उत्साह से भरी हुई थीं, और वह जोर से चिल्लाए, भाई, आप सचमुच एक जीवित रक्षक देवदूत हैं। इस बार आपने मेरी बहुत मदद की है। मारिया को मन ही मन पछतावा हो रहा था कि यदि उसे पता होता कि उसके भाई की पियानो की कला अभी भी इतनी अच्छी है, तो वह कैमरून जॉन से मदद लेने की इतनी कोशिश नहीं करती। उसके दिल में उसका भाई कैमरून जॉन से कहीं अधिक कुशल था। उसके उत्कृष्ट पियानो कौशल को छोड़ दें तो भी उसका सीधा आसन और सुंदर चेहरा, अपनी प्राकृतिक चमक के साथ मंच पर खड़ा होना महिला शिक्षकों और छात्रों को पागल कर सकता था। कैमरून जॉन के बारे में सोचते ही मारिया की भावनाएं तुरंत उत्तेजना में बदल गईं। वह घृणा से भर गई। वह मन ही मन सोच रही थी कि इससे पहले उसने कभी किसी को इतना नापसंद नहीं किया था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतना ही अधिक क्रोधित होती। भाई कार्टर, मुझे कभी नहीं पता था कि आप पियानो इतना अच्छा बजाते हैं। रेनी वाइट भी वहां आई। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी और वे कार्लोस को प्रशंसा भरी नजरों से देख रही थीं। दो महिलाओं की अदम्य प्रशंसा से घिरे कार्लोस के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसके दिल में वह हमेशा किसी और के मूल्यांकन के बारे में चिंतित रहता था। लंबे समय तक इंतजार करता था और कभी कभी एमिली पाकर की ओर देखता था, फिर भी उसने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की। वह किसी बच्चे की तरह लग रहा था जो बड़ों की तारीफ का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसकी नज़रें एमिली पर टिकी थीं, जो काफ़ी मज़ेदार था। एमिली उसकी निगाहों के सामने थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी और अनिच्छा से अपना सिर हिला रही थी। तुमने बहुत अच्छा खेला, बस बहुत अच्छा। एमिली का मूल्यांकन सुनकर रेनी वाइट को तुरंत असंतोष महसूस हुआ। वह मानती थी कि उसे संगीत का कुछ ज्ञान है, क्योंकि उसने कई वर्षों तक पियानो सीखा था, और उसे लगता था कि भाई कार्टर का प्रदर्शन दोषरहित था। फिर भी एमिली ने बस इतना कहा, बहुत अच्छा। रेनी मन ही मन बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने सोचा कि एमिली तो बस एक नज़ है जो संगीत नहीं समझती, और भाई कार्टर का उससे पूछना बिल्कुल व्यर्थ था। उसके जैसा कोई व्यक्ति केवल एक सुंदर चेहरा था। भाई कार्टर उसे कभी पसंद नहीं कर सकते थे। कार्लोस के साथ मिलकर मारिया तुरंत ही पूरी तरह बदल गई और जोश से भर गई। उधर दूसरी ओर अमेलिया विलो और चार्ल्स पॉन्ड के चेहरे पर यह दृश्य देखकर बहुत ही अप्रिय भाव आ गया। विशेषकर अमेलिया, जिसकी निगाहें मारिया और कार्लोस पर टिकी थीं, ईर्ष्या से भरी हुई थीं। कार्लोस की संगत के साथ, यहाँ तक कि लाखों रुपये खर्च करके अधिकार खरीदने के बावजूद, उनकी सावधानीपूर्वक तैयार की गई नृत्य प्रस्तुति भी इस समय मारिया के प्रदर्शन से कमतर लग रही थी। चार्ल्स, जल्दी से मुझे कोई योजना बनाने में मदद करो। अमेलिया एक गर्म दिमाग वाली चींटी की तरह चिंतित थी, अपने पैरों को पटक रही थी और चार्ल्स की बाँह खींच रही थी। चार्ल्स भी कुछ हद तक अचंभित थे। भाई और बहन का एक साथ प्रदर्शन करना निस्संदेह अधिक आकर्षक और दर्शकों के लिए आकर्षक था। शुरू में उसने सोचा कि मारिया को घेर लिया गया है, लेकिन उसे अप्रत्याशित रूप से इतना मजबूत सहायक मिल गया। इससे पहले चार्ल्स के माता पिता अमेलिया के प्रति कुछ हद तक आलोचनात्मक थे, और इस बार उसने उन्हें विशेष रूप से अमेलिया को पसंद करने के लिए आमंत्रित किया था। यदि मारिया प्रतिभा प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन करती है, तो पॉन्ड परिवार द्वारा अमेलिया को स्वीकार करने की संभावना और भी कम हो जाएगी। चार्ल्स ने अपनी भौहें से कुढ़ी। एक क्षण के लिए गहराई से सोचा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अमेलिया के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। उसकी बातें सुनकर अमेलिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मारिया अपनी सबसे बड़ी सिरदर्दी दूर कर चुकी थी और शांत मन से मंच के पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रही थी।
वह और लिलियाना बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, तभी उन्होंने मंच से मेजबान की आवाज़ सुनी। अब आइए अमेलिया विलो को चार्ल्स पॉन्ड के साथ नृत्य प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करें। सभागार में तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। चार्ल्स साथ आ रहा है, अमेलिया विलो नाच रही है। इस समय वे दोनों क्या शरारत कर रहे हैं? लिलियाना बुदबुदाई, मुझे याद है कि अमेलिया का अभिनय मेरे अभिनय के बाद होना था, वह अचानक आगे क्यों है? मारिया ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थी। उसने मुड़कर अपने बगल में लिलियाना की ओर देखा। लिलियाना भी उतनी ही उलझन में थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आंखों में बेचैनी का भाव देखा, उनके दिलों में चुपचाप पनप रही एक अजीब सी असामान्यता की भावना। इस समय मंच अचानक जीवंत और गतिशील पियानो संगीत से गूंज उठा। सभी लोग आवाज की ओर मुड़े तो देखा कि चार्ल्स पियानो पर बैठा है, उसकी पतली उंगलियां कुंजियों पर नाच रही हैं। इसके साथ ही अमेलिया ने अपनी सुंदर आकृति के साथ संगीत के साथ नृत्य किया। उनका हर नृत्य संगीत के साथ पूरी तरह मेल खाता था, मानो वह और संगीत एक ही हों। चार्ल्स का पियानो सुनते ही मारिया का गोरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भर गईं। चार्ल्स ने बहुत छोटी उम्र से ही पियानो सीख लिया था। उन्होंने राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय पियानो प्रतियोगिता में रजत पुरस्कार जीता था और उनकी पियानो की कुशलता वास्तव में सराहनीय थी। हालांकि मारिया के दिल में उसका स्तर अभी भी उसके भाई कार्लोस की तुलना में थोड़ा कम था। फिर भी उस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौशल का स्तर नहीं था, बल्कि वह टुकड़ा था जिसे उन्होंने बजाया था। ये परिचित धुन स्काई साउंड स्टूडियो द्वारा विशेष रूप से मारिया के लिए बनाई गई थी। मंच के नीचे दर्शक पहले से ही इस अद्भुत प्रदर्शन में डूबे हुए थे। अमेलिया ने बहुत सुंदर नृत्य किया और चार्ल्स ने भी शानदार अभिनय किया। एक संगीत शिक्षिका ने सच्चे मन से उसकी प्रशंसा की, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। यह क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना, एक छात्रा ने अपनी सहेली की आस्तीन खींचते हुए उत्सुकता से पूछा। ये दोनों वाकई एक आदर्श जोड़ी लगते हैं, सचमुच एक प्रतिभाशाली और खूबसूरत जोड़ी। एक अन्य दर्शक भी विस्मय से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। सभी की निगाहें मंच पर मौजूद उन दोनों पर टिकी थीं, जो खूबसूरत माहौल में डूबे हुए थे और मंच के पीछे की हलचल से पूरी तरह अनजान थे। सोफी पाकर और एडम विलो भी दर्शकों में बैठे थे। एडम ने अपनी बहन अमेलिया विलो का चार्ल्स पॉन्ड के साथ सामंजस्यपूर्ण प्रदर्शन देखा और खुद को गर्व महसूस करने से नहीं रोक सका। वह सीधा होकर बैठ गया, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए भाई की स्वीकृति भरी हुई थी। दुर्भाग्यवश उनकी मां पहले से ही अस्वस्थ थी, जिसके कारण वे व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन नहीं देख सकी, अन्यथा उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता। एडम की नज़र अनायास ही कार्लोस पर पड़ गई, जो मंच को गौर से देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और भौहें सिकुड़ी हुई थी, वह कुछ सोच रहा था। चोर, उन्होंने मेरा गाना चुरा लिया। मारिया की भावनाएं तुरंत बेकाबू हो गईं, उसकी आंखें लाल हो गईं। अगर लिलियाना उसे पूरी ताकत से पीछे न खींचती तो शायद वह पहले ही मंच की ओर दौड़ पड़ती। चार्ल्स ने जो संगीत बजाया वह पहले ही स्वर से बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने बड़ी सावधानी से तैयार किया था, जिससे वह क्रोधित हो गई। मारिया, अभी शांत हो जाओ। लिलियाना भी हैरान और उलझन में थी। स्वाभाविक रूप से उसे मारिया की बातों पर पूरा विश्वास था, लेकिन अब उनके पास ये साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था कि अमेलिया विलो ने मारिया का गाना चुराया था। दोनों ने अपने प्रदर्शन की सख्त गोपनीयता सुनिश्चित की थी और जब कार्लोस ने पहले भी प्रदर्शन किया था तो वह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, जिससे समग्र विशिष्टता पर कोई असर नहीं पड़ा था। ये कैमरून जॉन है, यह जरूर वही गद्दार होगा। मारिया ने दांत पीसते हुए एक एक शब्द कहा। कैमरून जॉन के प्रति उसकी आंखों में घृणा चरम पर पहुंच गई। उसने तुरंत ही अपने मन में कैमरून जॉन का चेहरा चित्रित कर लिया तथा उसे अत्यंत घृणित पाया। जैसे ही प्रदर्शन समाप्त हुआ, सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रेनी वाइट ने फूलों का एक गुलदस्ता पकड़ा हुआ था और मुस्कुराते हुए वह उसे अमेलिया विलो को देने के लिए मंच पर आईं। क्या आप उपराष्ट्रपति पाम की बेटी हैं? वे किसी काम से नहीं आ सके, उन्होंने मुझे ये फूल आपको देने के लिए कहा था। रेनी ने धीरे से फुसफुसाया। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।